Hello, dear students, welcome back to Brain Exercise channel. In this series, I will explain Indian Polity by M. Lakshmi Kant. This book is important for UPSC exam and other competitive exams. I am Kavita and I am going to present my presentation on the topic of historical background part 1. First of all, we know that British came to India in 1600 as a trader in the form of East India Company. Means भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए बट 1765 में कंपनी को बंगाल बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स प्राप्त हुए इन 1858 सिपॉय Mutiny did the British Crown assume डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया मीन्स 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया और ये कंटिन्यू रहा जब तक कि हमें फ्रीडम नहीं मिल गई मीन्स 15 अगस्त 1947 तक यह कंटिन्यू रहा बट विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट बाय एम.एन. रॉय in 1934. Constituent Assembly was formed for this purpose in 1946 and on January 26, 1950 the constitution came into being. Various features of the constitution and polity have their roots in the British rule. Now next is कंपनी का शासन 1773 1858 तक। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस एक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना बैन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मींस जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कंपनी पे जो नियंत्रण था वो सशक्त हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां आ गई थी उसमें और उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। अधिनियम की विशेषताएं हैं इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नई निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का शुभारंभ इस एक्ट के द्वारा ही हुआ था। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका अधीक्षण और नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया
और दूसरी, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। नाउ नेक्स्ट इज 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप सी ग्रुप डी के नॉर्मल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए जो कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक बॉडी के रूप में की जाने वाली सारी एक्टिविटीज़ को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। एंड नेक्स्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्ट की विशेषताओं में से एक, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट इज 1853 का चार्टर अधिनियम। 1773 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की सीरीज में यह सबसे लास्ट एक्ट था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण एक्ट था। इस एक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रोसेस अपनाई जाती थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, जिसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई किसके लिए? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व एक्ट के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। एंड लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से जो 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। Thank you for watching this video.